सो नाउ वी हैव टू स्टडी द बेनाइन डिजीजेज ऑफ ब्रेस्ट। अब हम बेनाइन डिजीज ऑफ ब्रेस्ट को डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं विच इज़ ANDI, एंडी। ठीक है, पेपर में हमारे आया हुआ था, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, सो इट इज़ एबेरेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन। ठीक है, दिस टर्म इज नाउ यूज टू डिफाइन ऑल द बेनाइन ब्रेस्ट कंडीशन। सो इस एंडी के 4 फीचर्स होते हैं जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं: हाइपरप्लेजिया, पेपिलोमेटोसिस, सिस्ट फॉर्मेशन एंड एक और फीचर होता है विच इज़ फाइब्रोसिस ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, एंडी वॉज वी कुड से प्रीवियसली हम बेनाइन ब्रेस्ट डिजीजेस को क्या कह देते थे? मेस्टोपैथी, फाइब्रोसिस्टिक डिजीजेस, फाइब्रोएडिनोसिस, क्रोनिक मेस्टाइटिस, मेमोरी डिस्प्लेसिया। सो इन सब को अब हमने इसकी जगह हम क्या बोलते हैं? एबेरेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन। ठीक है, एक्चुअली ये टर्म जो है पैथोजेनेसिस डिफाइन करता है इन सब बेनाइन कंडीशंस की, कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे अब फॉर एग्जांपल हमें पता है प्यूबर्टी पे लोब्यूल्स जो होते हैं उनकी प्रोलिफरेशन होती है, बहुत ज़्यादा हो जाए तो इट कुड रिजल्ट इन फाइब्रोएडिनोमा। ठीक है, इसके अलावा इसमें साइक्लिकल चेंजेस आती हैं एंड उस दौरान प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लास्टली फिर इन्वोल्यूशन वगैरह होती है। सो यूजुअली इन्वोल्यूशन इज द वन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट सिस्ट। ठीक है, हाइपरप्लेजिया ऑफ एपिथेलियम क्या है? नॉर्मली हमें पता है जो लोब्यूल्स होते हैं, डक्ट होते हैं, सिंगल लाइन ऑफ एपिथेलियम से लाइंड होते हैं। ठीक है, अगर डबल लाइंड हो जाए वो तो डैट इज हाइपरप्लेजिया। ठीक है, अब अगर उसमें एटिपिया भी प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या कहेंगे? एटिपिकल। अगर डक्ट में है तो एटिपिकल डक्टर हाइपरप्लेजिया, और लोब्यूल्स में है तो एटिपिकल लोब्यूलर हाइपरप्लेजिया। ठीक है, and if this atypical ductal hyperplasia is involving more than 2 ducts or it is more than 2 millimeter in diameter, then this is known as ductal carcinoma in situ। ठीक है, ये एज इट इज़ ये सब वो पूछ सकते हैं पेपर में कि क्या होता है हाइपरप्लेजिया, कैसे होता है। नॉर्मली डक्ट्स को और लोब्यूल्स को किसने लाइन किया होता है? सिंगल लेयर ने। अगर डबल हो जाए तो उसको हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं, और अगर उसने एक से ज़्यादा यानी कि 2 से ज़्यादा डक्ट्स को इन्वॉल्व किया होता है या उसका जो डायमीटर है वो मोर देन 2 मिलीमीटर होता है तो इट इज़ कॉल्ड डक्टल कार्सिनोमा इन situ। ठीक है, पेपिलोमा क्या होता है? हमें पता है पेपिला क्या है? कोई भी एपिथेलियम जो है वैसे आगे को प्रोट्रूड हो जाए एंड देन अंदर उसके अंदर फाइब्रोवेस्कुलर कोर प्रेजेंट हो, प्रोजेक्शन हो जाए एपिथेलियम की, प्रोजेक्शन नॉट प्रोट्रूड, प्रोजेक्शन हो जाए एपिथेलियम की और उसके अंदर फाइब्रोवेस्कुलर कोर प्रेजेंट हो तो हम उसको पेपिलोमा कहते हैं। ठीक है, अब ये पेपिलोमा कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, डक्ट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं में ही होते हैं यूजुअली। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डक्टल पेपिलोमा। ठीक है, अभी हम निप्पल डिस्चार्ज में भी पढ़ेंगे कि इसमें स्पेशल टाइप का ब्लड का डिस्चार्ज होता है। ठीक है, डक्टल पेपिलोमा में सो वो पूछ सकते हैं, ऐसे सिनेरियो देंगे कि पेशेंट प्रेजेंट किए विद डिस्चार्ज फ्रॉम निप्पल विच इज़ लाइक ब्लड लाइक डिस्चार्ज। सो क्या कंडीशन हो सकते हैं? इट वुड बी डक्टल पेपिलोमा। फिर वो पूछेंगे है क्या, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ बेनाइन ब्रेस्ट कंडीशन में क्या होता है? एक्चुअली बस प्रोजेक्शन हो जाती है एपिथेलियम या मायोएपिथेलियल सेल्स की एंड दे कंटेन अ फाइब्रोवेस्कुलर कोर। सो ऐसे पेपिलोमास प्रेजेंट होते हैं विद इन द डक्ट। सिंगल भी, सॉलिटरी भी हो सकता है ये पेपिलोमा, या पेपिलोमेटोसिस भी हो सकती है। ठीक है, सो क्या हुआ? पेपिलोमा बन रहा है इंट्रोडक्टल पेपिलोमा, या वैसे पेपिलोमा फॉर्मेशन। ये सॉलिटरी भी पेपिलोमा हो सकती है, पेपिलोमेटोसिस हो सकती है, यानी कि ज़्यादा 5 या उससे ज़्यादा पेपिलोमास हमें दिखते हैं। ठीक है, सो रिलेटिव रिस्क क्या होता है? अगर सॉलिटरी है तो रिस्क इज कम, रिलेटिव रिस्क इज 1.5। अगर पेपिलोमेटोसिस है यानी 5 और मोर पेपिलोमा प्रेजेंट है तो रिलेटिव रिस्क इज 3। एंड देन वी हैव अ कंडीशन विच इज नोन एज जुवेनाइल पेपिलोमेटोसिस, जो वे MCQ में लाजमी दे सकते हैं कि इसको स्विस चीज़ डिजीज़ भी कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है? मल्टीपल इंट्राडक्टल लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट में, तो पेशेंट मल्टीपल नोड्यूल्स के साथ प्रेजेंट करती है। ठीक है, यूजुअली बहुत यंग पेशेंट होती है एंड फैमिली हिस्ट्री अगर उसकी हो ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वगैरह तो रिलेटिव रिस्क बढ़ जाता है जुवेनाइल पेपिलोमेटोसिस में ब्रेस्ट सीए का। ठीक है, देन हमारे पास लास्ट आ जाती है सिस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, सो ये क्या होता है कि जो किंकिंग या नैरोइंग होती है ना डक्ट्यूल्स की, ड्यू टू इन्वोल्यूशन ऑफ द स्ट्रोमा इट रिजल्ट्स इन अक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रीशन और लोब्यूल्स। यानी क्या हुआ? डक्ट नॉर्मली बेचारे डक्ट्यूल प्रेजेंट है बट क्या हुआ? आसपास इन्वोल्यूशन हो गई ब्रेस्ट स्ट्रोमा की, तो उसकी वजह से उनमें जो सिक्रीशन होती है वो उसी में जमा रह के अक्यूमुलेट हो जाती है और एक सिस्ट बन जाती है। ठीक है, यूजुअली माइक्रोसिस्ट होते हैं बट मेनी मैक्रोसिस्ट दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मैक्रोसिस्ट एज वेल। ब्रेस्ट सिस्ट की मैनेजमेंट कैसे की जाती है? कि सबसे पहले हम नीडल एस्पिरेशन करके इसको ड्रेन कर देते हैं अगर ये तंग कर रही होती है। ठीक है, तो देखो अगर तो लाइक जो हमने ड्रेन की चीज़ वो बिल्कुल क्लियर फ्लूइड था, ब्लड नहीं था उसमें, तो हम क्या करेंगे? बस छोड़ देंगे, वो खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी। ड्रेन कर दी ना सिस्ट तो ख़त्म हो गई बात।
अगर जब हमने ड्रेन किया तो उसमें ब्लड आया, ठीक है, इसके अलावा या फिर पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि ड्रेन करने के बाद रिकरेंस हो गई, तो फिर हम क्या करते हैं, अब जो फ्लूइड निकालते हैं हम उसको साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, या हम कोर बायोप्सी कर सकते हैं ब्रेस्ट की, और या फिर हम लोकल एक्ससिजन कर सकते हैं टू एक्सक्लूड मेलिग्नेंसी, ठीक है। सो ये होती है मैनेजमेंट ऑफ अ ब्रेस्ट सिस्ट। सो हमने पूरे हमारे एबिरेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन पढ़ लिया, ठीक है, पेशेंट्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि ये लाइक इन सब कंडीशंस की कॉमन ही फाइंडिंग होती है कि पेशेंट कैसे क्लिनिकल फीचर्स के साथ प्रेजेंट करता है। लंपिनेस होती है इन द ब्रेस्ट, नॉन साइक्लिकल मेस्टेल्जिया होता है, ठीक है, इसी तरह की कंप्लेंट्स होती हैं। तो मेस्टेल्जिया अब क्या चीज़ है कि ब्रेस्ट में पेन, ठीक है, सो ये साइक्लिकल हो सकता है, नॉन साइक्लिकल हो सकता है। इसकी जब भी पेशेंट इस कंप्लेंट के साथ आते हैं तो हम उसको एक चार्ट पकड़ा देते हैं, ठीक है, और उस पर वो लेबल करता रहता है अपने मेंस्ट्रुएशन के डेज को, और उसको कब कब ब्रेस्ट में दर्द हुआ और वो कितनी सिवियरिटी का हुआ, ये सब उस चार्ट पे मौजूद है, ठीक है। विजुअल एनालोगस स्केल पे 0 से 10 तक उसकी सिवियरिटी लिखी होती है। पेन यूजुअली क्यों हो सकता है पेशेंट को, हार्मोन इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, हाई कैफीन इनटेक, लो डाइटरी एसेंशियल फैटी एसिड, वाटर रिटेंशन, या साइकोन्यूरोसिस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। एंड बहुत से लोगों में हमने देखा है मतलब एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी करें टेमोक्सिफेन वगैरह के थ्रू, या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दें, डेनोजोल वगैरह, तो दे डू रिस्पॉन्ड, उनका ब्रेस्ट पेन ठीक हो जाता है, यानी इट इज़ ऑफन ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ठीक है। देन जो नॉन साइक्लिकल मेस्टेल्जिया होता है ना, इट कुड बी बिकॉज ऑफ मेनी कंडीशंस, लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज डक्टल इक्टेजिया, या जिसको हम पेरीडक्टल मेस्टाइटिस कहते हैं। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी है। सो वो हो सकता है। इसके अलावा टीथ सिंड्रोम हो सकता है, विच इज़ हमें पता है कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन की इन्फ्लेमेशन, पेनफुल होते हैं कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन उसको कहते हैं। इसके अलावा ट्रॉमा, कैंसर, स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस के केस में हो सकता है नॉन साइक्लिकल मेस्टेल्जिया, ठीक है। साइक्लिकल है तो इट इज़ नॉट वेरी डेंजरस, नॉन साइक्लिकल कुड इंडिकेट एन अंडरलाइंग कंडीशन। समटाइम इट कुड बी बिकॉज ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी, के नीचे बोन्स में दर्द हो रहा है तो पेशेंट को लगता है ब्रेस्ट में हो रहा है, ठीक है। सो मेस्टेल्जिया की हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट क्लिनिक में बैठे होते हो तो ऑफन पेशेंट आता है आपके पास मेस्टेल्जिया की कंप्लेंट के साथ है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट आया तो आपने मेलिग्नेंसी को रूल आउट करना है, डैट इज़ कोई लम्ब तो प्रेजेंट नहीं है, एंड मज़ीद हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन के थ्रू हम मेलिग्नेंसी को रूल आउट करते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा जो हमने पीछे चार्ट देखा हम वो दे देते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कि पेन साइक्लिकल है, नॉन साइक्लिकल है, क्या है। यूजुअली साइक्लिकल होता है तो हम पेशेंट को रीअश्योर करते हैं, यानी उसको बताते हैं कि ये डेंजरस नहीं है, अक्सर होता है और इट्स क्वाइट नॉर्मल, ठीक है, यानी हम पेशेंट को रीअश्योर करते हैं, बट कैसे, उस चार्ट के स्कोर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद अब हम उसको मज़ीद क्या क्या बता सकते हैं, हम उसको बोलते हैं कि वो टाइट ब्रा पहन सकती है ड्यूरिंग द डे टाइम, एंड नाइट को वो उतार सकती है। अब ये तो हो गई काइंड ऑफ कि जो हम पेशेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको रीअश्योर कर रहे हैं या उसको लाइफस्टाइल चेंजेस का बोल रहे हैं कि ब्रा टाइट ब्रेजर ड्यूरिंग डे टाइम पहन के रखे एंड रात में उतार दे, ठीक है। अब हम आते हैं मेडिकेशन के ऊपर, उसमें हम यूजुअली हर्बल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि मतलब हम फ्लैक्स सीड ऑयल होता है या प्रेमोस ऑयल होता है, हम पेशेंट को बोलते हैं इवनिंग टाइम पे वो लगा ले, या इसके अलावा जो एनसेड्स होते हैं हमारे पास डाइक्लोफिनेक वगैरह, हम वो खाने के लिए भी दे सकते हैं, एंड हम टॉपिकल भी अप्लाई करने के लिए पेशेंट को दे सकते हैं 4 times a day, ठीक है। बट अगर क्या है कि अगर पेन स्कोर इज़ मोर देन 3, यानी वो जो उसके पास चार्ट था उस पर उसका जो पेन है वो 3 से ज़्यादा लेबल करिए, तो हम क्या करते हैं कि हम हार्मोनल थेरेपी भी दे सकते हैं। ऑफन वैसे हम क्लिनिकल सेटिंग में पेशेंट को डाइक्लो से ज़्यादा टॉपिकल या ओरल लेने से ज़्यादा नहीं करते, हम हार्मोन थेरेपी पे नहीं आते हैं, बट बुक में क्या लिखा है कि हम ये भी दे सकते हैं, हम पेशेंट को इधर टेमोक्सिफेन दे सकते हैं फॉर 3 to 6 month, या डेनाजोल दे सकते हैं, और हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एगनिस्ट वगैरह भी पेशेंट को दे सकते हैं फॉर 3 to 6 months। यूजुअली यहाँ तक बात नहीं पहुँचती है। हम एडिक्वेट सपोर्ट का रीअश्योर कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रेमोस ऑयल वगैरह दे देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह दे सकते हैं, बट नॉट लाइक हार्मोन थेरेपी पे नहीं जाते, इट इज़ द वेरी लास्ट ऑप्शन वी गो फॉर। सो हमने बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ा, और उसमें हमने ये पढ़ा कि उसके एक्चुअली 2 ही क्लिनिकल फ़ीचर्स होते हैं। बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ के साथ अगर पेशेंट प्रेजेंट करिए तो 2 ही फ़ीचर्स होंगे, या तो लंप होंगे ब्रेस्ट में या उसे मेस्टेल्जिया होगा। तो अभी हमने मेस्टेल्जिया की डिटेल पढ़ ली कि वो किस तरह होता है और उसको कैसे ट्रीट करना होता है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नोड्यूल्स के साथ अगर पेशेंट प्रेजेंट करिए तो वो क्या क्या कंडीशंस होंगी बेनाइन और हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे।